हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय जॉन सर। कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था, आखिरी टॉपिक हम लोग कवर हुआ था जिसमें हमने गॉस के नियम के थ्रू फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर का हमने डेरिवेशन किया था, है ना। और कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे हमारे पास आज की जो हेडिंग पड़ी है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या सेल। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक होता है। साथ में ये जो कॉन्सेप्ट इससे निकल के आते हैं आखिरी में उसका नीट में डायरेक्ट यूज होता है। तुमसे पूछेगा कि जो फील्ड का वेरिएशन है वो इस बॉडी के लिए फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बना के दे देगा, उसमें से एक फिगर तुम्हें सही करना है। ठीक है, और वो चीज़ें तभी आप सही कर पाओगे जो आपको इसका बेसिक आइडिया होगा। ठीक है, तो टॉपिक अभी फ़िलहाल जो डेरिवेशन है इनमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं रहेंगी। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे जो कि जेई लेवल की होंगी, तो वहाँ पर गॉस के नियम का यूज़ करना है, लेकिन डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मतलब जो आप अभी पढ़ के बैठोगे ना, इनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, तरीका यहाँ जो हम लोग सीखेंगे ना, वही सारा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेट में क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, इनका रिजल्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाएगा। तो आज का लेक्चर सही मायने में कैसे जेई, नीट या फिर बोर्ड एग्जाम तो खैर चलिए वो अपने आप कवर ही हो जाता है। नीट और जेई वाले की बात हो रही है, कैसे न्यूमेरिकल हमको गॉस के थ्योरम के थ्रू मिलेंगे, उनको आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या सेल। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं इनमें, तो आप इनको ज़्यादा टफ नहीं समझिएगा। जैसे हमारे पास एक सेल है, सेल का मतलब ये अंदर से खोखला है, मतलब इसमें जो चार्ज है वो सरफेस पे होगा। ठीक है, और इस पर एक कहानी भी बनी है कि जो गॉस थे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था, मतलब खुद की जान, है ना। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया था। तो कहानी क्या है उसको अभी सुनाएंगे हम 2 मिनट में आपको। बस ये कि पहले आप समझो कि डेरिवेशन क्या है और इसको हम लोग कैसे गॉस के नियम के थ्रू डिराइव करेंगे। गॉस की एक ही शर्त है, चार्ज शुड बी इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर गॉस का नियम अप्लाई करना, सबसे पहले चार्ज को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इस सेल के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज यहाँ पर कितना, अंदर 0 है। टोटल चार्ज हमने मान लिया Q है। ठीक है, और हमेशा हम यहाँ पे देखो, जब भी स्फीयर की बात आएगी, सेल की बात आएगी, हमेशा हम 3 केस उठाएंगे। एक केस सरफेस के अंदर होगा, और एक केस सरफेस पर होगा, और एक केस हमारा सरफेस के बाहर। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और आउटसाइड द सरफेस यहाँ पर पॉइंट सी है। पॉइंट ए पर जो डिस्टेंस होगा रेडियस से कम होगा। पॉइंट बी जो कि सरफेस पे है, यहाँ पे रेडियस के बराबर होगा डिस्टेंस, और आउटसाइड द सरफेस जो होगा हमारा रेडियस से ज़्यादा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट ए का फील्ड कैसे कैलकुलेट हो, कैसे इसका वैल्यू निकल के आएगा, इसका वेरिएशन कैसा है, वो चीज़ यहाँ पर तुम्हें डिराइव करना है। ठीक है, तो गॉस के नियम क्या कहता है, गॉस के नियम फिर से हम बार बार एक ही बात रिपीट करें। गॉस के नियम ये कहता है कि जिस पॉइंट पर फील्ड देखनी है उस पॉइंट के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करो। गॉसियन सरफेस एक इमेजिन करो, उस गॉसियन सरफेस के भीतर जो भी चार्ज बंद होगा, चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, फ्लक्स। ठीक है, जैसे पॉइंट ए हमारा जहाँ पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट ए को मान करके एक गॉसियन सरफेस सोचना है, और इस गॉसियन सरफेस के भीतर जो भी चार्ज इनक्लोज होगा उस चार्ज को हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या निकल के आएगा, फ्लक्स। ठीक है, एक बाहर बड़ा सा स्फीयर जो जिस पे चार्ज गिवन है, और अंदर हमने एक छोटा सा स्फीयर बना लिया। ठीक है, गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना बंद होगा, चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला केस है इनसाइड द सरफेस, या इनसाइड द सेल कह लो इसको, सेल के भीतर। ठीक है, और सेल के भीतर स्मॉल आर क्या, कैपिटल आर से कम है।
तो फ्लक्स जो होता है हमारा ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, और ऐसे छोटे छोटे डी एस बनेंगे ना, उनका क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर तो सांप जैसा सिंबल और इसमें एक को सर्कल बना दिया, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। और बाई में चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो देख के बताओ, ई हमें कैलकुलेट करना, तो हमें पहले से नहीं पता कि जीरो है कि नॉन जीरो, तुमने इसको ऐसे लिख लिया। बाकी जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये अंदर वाला है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा, आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। अब इस सरफेस के भीतर कोई चार्ज तो बंद नहीं है, तो क्या करना, 0 बाई में एप्सिलॉन नॉट, फाइनली 0 बाई समथिंग कितना हो गया, 0। अब आप देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 है, 4 पाई आर स्क्वायर एक कंप्लीट वैल्यू है, 4 पाई एक वैल्यू देगा, आर स्क्वायर मतलब कि अंदर कोई हमने रेडियस चूज कर ली अंदर वाले गोले के लिए, तो ये आर भी एक निश्चित वैल्यू दे दी हमको। 4 पाई आर स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 0 होने का मतलब या तो 4 पाई आर स्क्वायर 0 या तो ये 0। तो 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आएगा, तो ई के बारे में नहीं पता, शायद ई यहाँ पर क्या होगा, 0। तो यहाँ से बात पता चल गई कि ई हमारा क्या हो जाएगा, 0। सेल के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। और सेल के भीतर आप सेंटर से लेके सरफेस तक कहीं पर भी गॉसियन सरफेस सोचोगे, इस गॉसियन सरफेस के भीतर जरा सा भी चार्ज नहीं बंद होगा। तो कुल मिला के फील्ड इनसाइड द सेल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस विल बी 0, ठीक है। जस्ट सरफेस पर हम आ गए, सरफेस पर जब आओगे तो हमारे पास होगा दूसरा केस, एट पॉइंट बी, ये ऑन द सरफेस, ठीक है। सरफेस पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है। इमेजिन करो कि को सेल है, सेल के भीतर, सेल के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, ये ओपन है, और गॉस का नियम क्या कहता है, चार्ज शुड बी इनक्लोज। तो तुम्हें क्या करना है, इस गोले के ऊपर एक पतली सी जो पॉलीथीन होती है ना, जिससे सब्जी लेके आते हो, उस पॉलीथीन से आप इसको कवर कर दो। जब कवर करोगे ना, तो जो भी चार्ज सरफेस के ऊपर ओपन था वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इमेजनरी यहाँ पर एक सरफेस हम ड्रा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसे एक इमेजनरी सरफेस हमने ड्रा कर लिया। इस इमेजनरी सरफेस का नाम आप जानते हैं क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना आ चुका होगा, Q। अब क्या करना, फिर से हमें लिखना ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन बराबर चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी चार्ज हो, पूरा चार्ज बंद हो चुका है सरफेस पे, तो बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी ए मतलब कि इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करो, तो डी ए सबको इंटीग्रेट करो, फाइनली कितना बन जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना निकल के आया, देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में कैपिटल आर स्क्वायर। ये फील्ड सरफेस पर मिल रही है, ठीक है। ये फील्ड हमको कहाँ पर मिली, सरफेस पे। तीसरा केस हमारे पास आउटसाइड द सरफेस। अब आउटसाइड द सरफेस आप देखोगे तो फाइनली यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक इमेजनरी सरफेस ड्रा करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, गॉसियन सरफेस, है ना। अब इस गॉसियन सरफेस के भीतर जो भी चार्ज बंद होगा, बाई में क्या लिखना होता है हमको, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस आप माइंड में सोच लो, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के भीतर भी कितना चार्ज बंद हुआ होगा, बोलो, क्यों ही बंद होगा, चूंकि जो सरफेस पर चार्ज बंद हो चुका है, वो चार्ज अब बाहर आप कहीं पर भी चले जाओ, सरफेस के जस्ट ऊपर जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया उसमें चार्ज क्यों आ चुका है। इसके बाहर कोई भी आप सरफेस सोचोगे, इन सभी सरफेस के भीतर कितना चार्ज बंद होगा, क्यों। बस चेंज क्या होगा,
सरफेस पर जो रेडियस होगी कैपिटल आर, लेकिन सरफेस के बाहर जब आओगे तो वहाँ पर स्मॉल आर, जबकि स्मॉल आर है क्या यहाँ पर कैपिटल आर से अधिक है। बस एक चीज़ यहाँ पर वेरी करेगी, दैट इज स्मॉल आर। बाकी कहानी बिल्कुल सिमिलर है। अगला केस हमारा आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, ये आर क्या है, कैपिटल आर ज़्यादा है। यहाँ पर क्या लिखें, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डी ए पूरे सरफेस को आप इंटीग्रेट करो तो इस बार जो डी ए का इंटीग्रेशन आएगा पूरे सरफेस का मिलाकर बन जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू कितना आया देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर क्या वेरिएबल है। स्मॉल आर सरफेस के बाहर कहीं पर भी जाके आप सोच सकते हो। ठीक है, सरफेस के बाहर चलोगे तो आर बढ़ेगा, मतलब कि फील्ड क्या हो, घटेगी। यहाँ पर जो ई और आर की कहानी दिख रही है हमको वो रेसिप्रोकल वाली, ई रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर। मतलब कि अगर ई आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। लेकिन आर बढ़ने का मतलब सेंटर से सरफेस की बात नहीं हो रही है, सरफेस से आउटसाइड। सरफेस के बाहर जब आर बढ़ेगा तो ई यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। बट आप इस चीज़ गौर करना, ये जो जीरो मिल रहा है हमको फील्ड, ये कहाँ से कहाँ मिल रही है, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। अब इसका तुम्हें ग्राफ भी याद रखना है। ग्राफ का मतलब है कि फील्ड का वेरिएशन कैसा है वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वर्टिकल में फील्ड हमने मान लिया और हॉरिजॉन्टल में आर मान लिया। सेंटर सरफेस तक फील्ड कितना, 0 है, तो हम ये मान लेते हमारा स्मॉल आर यहाँ पर कहीं है जो कि कैपिटल आर के बराबर है। इस पॉइंट पर जो फील्ड है ना, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, और इस पॉइंट के बाद जैसे आर बढ़ेगा तो फाइनली फील्ड का वैल्यू घटते घटते 0 कहाँ पे होगा जाके, इनफाइनाइट। मतलब कि ई जो होगा हमारा 1/r² के हिसाब से वेरी होते होते कहाँ पर 0 होगा जाके, विदेश में, है ना। यहाँ पर जो फील्ड है ना ये 0 है, इस रीजन में फील्ड क्या 0 है। तो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है, नीट में भी डेरिवेशन में से पूछने कोई मतलब है नहीं, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा फील्ड ड्यू टू सेल का जो वेरिएशन है दूरी के साथ कैसा है, उसको तुम्हें फिगर या ग्राफ के थ्रू शो करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लिया। तो ये सब डेरिवेशन देखो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको बोर्ड एग्जाम के तौर पे याद रखिएगा अच्छे से। बाकी नीट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, आईटी में ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, इसमें कुछ थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलाएगा ताकि थोड़ा क्वेश्चन जो है ठीक ठाक लेवल का बन जाए। तो रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट ये सारे, वैसे कुछ में कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन हमारा है गॉस के नियम का, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्फीयर जो कि चार्ज से बना है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, चार्ज का स्फीयर एक अलग चीज़ है, बट हमने क्या कहा कि एक ऐसा स्फीयर है जो कि चार्ज इकट्ठा इतना आपने किया कि उससे एक स्फीयर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फीयर है जो कि चार्ज से बना है। ठीक है, स्फीयर किससे बना है, चार्ज से। और इसमें भी 3 केस हम उठाएंगे, एक तो अंदर होगा, एक सरफेस पर, एक सरफेस के बाहर। इसका कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है आप इसको अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ना, जे एडवांस में, जे मेंस की बात की जाए, सभी में न्यूमेरिकल आते हैं इस कॉन्सेप्ट में।
लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, वो हम कहेंगे। तो इसमें क्या है कि टोटल चार्ज हमने क्यू मान लिया, ठीक है। टोटल चार्ज यहाँ पर क्यू है, एक पॉइंट अंदर है, एक सरफेस पर और एक सरफेस के बाहर, ऐसे। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, और ये मानते हैं सी पॉइंट है। ए पॉइंट हमारा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ये, ठीक है। टोटल चार्ज क्यू है, चूंकि चार्ज यहाँ पर 3D स्पेस में फैला हुआ, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज की रो मान सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हम मान लेते हैं रो है, ठीक है। पहला केस हमारा इनसाइड द सरफेस, पहला केस है इनसाइड द सरफेस। मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर चर्चा करनी है। अब जिस पॉइंट पर फील्ड देखना, उस पॉइंट के चारों तरफ क्या सोचेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस के भीतर जितना भी चार्ज बंद होगा, चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारा पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के चारों तरफ क्या माना जाए, गॉसियन सरफेस। ऐसे हम क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस के भीतर जो भी चार्ज बंद होगा, उस चार्ज को तुम्हें खोजना, क्योंकि आज की डेट में टोटल चार्ज क्यों दिया है, जो कि वो फैला है सेंटर से लेके सरफेस तक, है ना। बट आपने क्या किया कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ एक आपने छोटा सा स्फीयर और मान लिया। इस छोटे से स्फीयर में जो चार्ज आएगा वो कुल चार्ज से थोड़ा सा कम आएगा। अब कितना कम आएगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर का कैसा रिलेशन बना रहा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज क्यू डैश, ठीक है। गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना मान लिया जाए, क्यू डैश। अब बस तुम्हें यहाँ पर क्यू डैश का कैलकुलेशन करना है, क्यू डैश का कैलकुलेशन, ठीक है। क्यू डैश, अच्छा, ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज बाई में वॉल्यूम। तो चार्ज बराबर क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्यू डैश जो निकल के आएगा वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। और जिस सरफेस के भीतर आप चार्ज देख रहे हैं उसका आयतन कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो क्यू डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ये आएगा क्यू इंटू आर क्यूब और बाई में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब बस कहानी सिंपल हो गई। बोलो क्या लिखा जाए, ई इंटू डी ए क्लोज इंटीग्रेशन बराबर कितना, चार्ज दैट इज क्यू डैश बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब इंटू डी ए में डी ए कितना रहेगा हमारा 4πr², और क्यू डैश कितना, क्यू इंटू कैपिटल आर क्यूब बाई में कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। r² से आर क्यूब का एक r² खत्म होगा, तो ई का वैल्यू कितना है देखो यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब इंटू स्मॉल आर और बाई में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। इस फार्मूले में देखो ये जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो इसमें जो ई है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब यहाँ से ये आप कह सकते हैं कि सेंटर पर जो फील्ड होगी, इसमें एक और डिस्कस कर लें, एट द सेंटर स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा, 0। सेंटर पर स्मॉल आर कितना होगा, 0। देखो स्मॉल आर 0 रखो तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसी से तुम सरफेस का भी केस निकाल सकते हो। ऑन द सरफेस स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के, ठीक है।
तो ई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल आर बाई में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस की फील्ड है। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस आप देखोगे तो आउटसाइड सरफेस में कोई खास दिक्कत नहीं है, आप उसको समझ गए होंगे। ये सेकंड केस था हमारा। आउटसाइड सरफेस आप देखो चार्ज कितना बंद होगा, टोटल चार्ज आ जाएगा इसमें। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना, चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू कितना है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई में स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो ये वाली फील्ड है ना सरफेस के बाहर वाली, ये शायद आर बढ़ने पर घट रही है, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल की कहानी बन रही है इसमें। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद करने लायक है आपके कि जब भी ऐसा केस आएगा इसमें सेंटर टू सरफेस स्मॉल आर बढ़ेगा और स्मॉल आर तो वैसे बढ़ता ही जाएगा। सेंटर टू सरफेस क्या, आउटसाइड सरफेस भी बढ़ेगा, बट जो फील्ड के बढ़ने वाली बात है ना विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज सेंटर टू सरफेस। स्मॉल आर तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन स्मॉल आर के बढ़ने के साथ साथ जो फील्ड के बढ़ने की कहानी कौन बताएगा, केवल अंदर वाला पॉइंट। अंदर वाला पॉइंट मतलब कि अंदर वाली फील्ड का जो कहानी वेरिएशन है वो ये है। इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा तुमको, इसमें दिख रहा कि जो ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। फ्रॉम सेंटर टू सरफेस स्मॉल आर बढ़ेगा मतलब फील्ड बढ़ेगी, बाकी आउटसाइड सरफेस स्मॉल आर यहाँ पर भी बढ़ेगा लेकिन फील्ड क्या होगी, यहाँ पे घटेगी। अब इसका तुम्हें ग्राफ खींचना है। ग्राफ मतलब कि ई का आर के साथ कैसा वेरिएशन है। सेंटर पर कितना है देखो, 0। सेंटर जैसे हम आगे बढ़ेंगे ई बढ़ेगा क्योंकि आर बढ़ेगा, और जैसे हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो ई बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद फिर देखो फील्ड क्या होगी, घटेगी, और घटते घटते इनफाइनाइट पे जाकर के 0 हो जाएगी। ये ई 1/r स्क्वायर की कहानी है और ये प्रोपोर्शनल टू आर की कहानी है। ठीक है, इसमें जो फार्मूला हमारा ये वाला ना, इसको थोड़ा सा तुम्हें समझना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा क्या कहते हैं, रो भी तुमको लाना है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आगे चल के हमें डायरेक्ट यूज करना है इन टर्म्स ऑफ रो। तो पहले आप देख लो कि ई जो हमारे पास है वो क्या है, 1/4 पाई। ये अंदर वाले पॉइंट की फील्ड की बात हो रही है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, क्यू इंटू स्मॉल आर और बाई में कैपिटल आर क्यूब। क्यू इज द चार्ज ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो क्यू चार्ज है कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो यहाँ पे देखो, रो बराबर हम लिखेंगे, अगर क्यू का रिलेशन देखा जाए तो रो बराबर लिखा जाएगा क्यू बाई में 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू रिप्लेस करोगे तो ये चीज़ मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो तो ई बराबर कितना मिल जाएगा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पर क्या रखना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो इंटू स्मॉल आर और बाई में कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब ऊपर नीचे निपट गए, 4 पाई निपट गया, नीचे क्या बचे, केवल 3 है ना, ऊपर बचेगा रो इंटू आर बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट याद करना थोड़ा सा इजी है, रो इंटू आर और बाई में देखो क्या बचेगा हमारे पास, 3 एप्सिलॉन नॉट। और जिन पॉइंट पर हम फील्ड देख रहे हैं ना, जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर फील्ड ऐसे बनेगी, यहाँ पर हमने देखा फील्ड ऐसे बनेगी, यहाँ पर देखो फील्ड ऐसे बनेगी। अगर पॉइंट हम यहाँ पर माने होते तो यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करें, जो मैग्नीट्यूड है ना ये वाला, ये सरफेस होगा, इस सरफेस के सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बराबर होगी। बाकी डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आउटसाइड ऐसे, रेडियली आउटवर्ड ऐसे। ठीक है, ऐसे फील्ड रेडियली आउटवर्ड।
ठीक है। बाकी इंटेंसिटी की बात करें, जो गिवन सरफेस आपने सोचा, गिवन सरफेस पर जो पॉइंट हैं सभी, उन सभी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा। बाकी डायरेक्शन देखोगे रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी तुम्हें याद रखना अच्छे से। और इसमें जो ये रिजल्ट आ रहा फाइनली, जो इनसाइड सरफेस फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर बट इन टर्म्स ऑफ रो, ये तुम्हें याद रखना है। चलो इसको भी देख लो जल्दी से। चलिए इसको छाप लिया होगा। बाकी इसमें एक डेरिवेशन और है भी, ये सभी डेरिवेशंस के जो रिजल्ट हैं ये नीट में डायरेक्ट यूज होते हैं। आईटी में जो जेई मेंस होता है उसमें भी डायरेक्ट यूज हो जाता है। बाकी जेई एडवांस की बात करें, जेई मेंस में भी आप देखोगे तो डायरेक्ट वहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं आता, बस जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो आपने भी सीखा है उससे ही निकल के आएगा। ठीक है, बट डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डाटा रखो और आंसर आएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चौथा एप्लीकेशन हमारा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। ठीक है, एक ऐसे सीट जिसका डायमेंशन क्या इनफाइनाइट है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, सीट मतलब चादर कह सकते हैं। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है सीट का नेचर कैसा, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करेंगे सीट इफ द सीट इज कंडक्टिंग, या ऐसे लिख लो फॉर कंडक्टिंग सीट। पहला केस हमारे पास फॉर नॉन कंडक्टिंग लिख लो पहले, पढ़ना दोनों है, चाहे किसी को भी पहले पढ़ लो। फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट का मतलब होता है कि जैसे देखो चलो इसको समझो। जैसे ये सरफेस है, ये जो हाथ ना, इसका डायमेंशन क्या अभी फाइनाइट आपको दिख रहा है, लेकिन जो पॉइंट है उसके सापेक्ष ये हाथ क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से बैठ करके या कहाँ पर हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हाथ है इसको फाइनाइट तुम अभी देख रहे हो। ठीक है, इसमें कितनी सरफेस है, दो। एक तो ये दिख रही है तुमको, एक इसके पीछे। ठीक है, दो सरफेस है। चार्ज जो होता है वो हमेशा आउटर सरफेस पर रहता है, इनसाइड सरफेस के चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, वो इससे पहले वाला जो केस था वो बेसिकली ऐसा था कि वो चार्ज इकट्ठा करके स्फीयर बनाया गया। ठीक है, बट कोई बॉडी जो कंडक्टिंग बॉडी है चाहे नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें जो चार्ज हम देंगे कहाँ पर देंगे, सरफेस पे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इस सीट है, सीट का डायमेंशन है फाइनाइट, बट इसको आप समझो कि इनफाइनाइट है। इसके पास कितने सरफेस, दो। इन दो सरफेस में अगर एक सरफेस पर चार्ज है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडक्टिंग। अगर चार्ज दोनों सरफेस पर है तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि चार्ज जिस सरफेस पर हमने दिया उसी सरफेस पर ही बना रहेगा। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि चार्ज का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें अपने आप चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में क्या कि चार्ज मूव नहीं कर सकता, जहाँ पर उसको आपने चिपका दिया वहीं चिपका रहेगा। और कंडक्टिंग है तो उसमें चार्ज प्लस प्लस है तो इनके बीच तो रिपल्सन होना ही होना है। उस रिपल्सन के बिहाफ पर चार्ज उस सरफेस पर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ये पूरी तरीके से एक क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी फील कर सके। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सीट है तो चार्ज हमने इस सरफेस पे दिया तो इसी सरफेस पर बना रहेगा, और नॉन कंडक्टिंग की जगह पर कंडक्टिंग सीट है तो हमने चार्ज अगर इसको दिया तो अपने आप चार्ज इस सरफेस पर भी रहेगा और इस सरफेस पर भी आ जाएगा। तो चार्ज की यहाँ पर दो लेयर हो जाएंगे। अगर कंडक्टिंग सीट है तो चार्ज की हमारे पास दो लेयर होंगी, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो हमारे पास केवल चार्ज की एक ही लेयर होगी, या तो ये वाली या तो ये वाली। बस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में इतना सा अंतर है। कंडक्टिंग है तो दोनों सरफेस पर चार्ज होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो केवल एक ही सरफेस पर चार्ज होगा। ठीक है, तो सीट को हम कुछ अपने तरीके से बना लेते हैं कि सीट का जो शेप है, आकार है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसको नाप करके आप नहीं बनाइए कॉपी में। ये बाहर वाली सरफेस आप देख पा रहे हो,
एक सरफेस इसके पीछे भी है लेकिन उस पर चार्ज है नहीं, ठीक है, चार्ज इस वाले सरफेस पे है। अब चूंकि चार्ज यहाँ पे 2D शेप में है, एरिया में बिखरा हुआ चार्ज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा गिवन है, और इसका जो डायमेंशन है शेप एंड साइज, शेप है जो है इसका, साइज है इसका क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। ये आप अगर हाथ को ऐसे देखोगे तुमको हाथ का ये सरफेस दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसी हाथ को ऐसे देखोगे तो आपको केवल ये लाइन दिखाई देगी, एक ये लाइन दिखाई देगी। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है, ये एक लाइन बन गई, और जिसकी चौड़ाई है ना वो अंदर साइड है। सामने की जो लेंथ है ना, सामने की जो ये लाइन, आपको केवल ये दिखाई देगी। और इसमें चार्ज जो है ना केवल एक ही सरफेस पर बनाना आपको, जो कि नॉन कंडक्टिंग है। और ये चार्ज कैसा, ओपन है क्लोज है, ओपन है। गॉस साहब ने क्या बोला, चार्ज शुड बी इनक्लोज बाय द सरफेस। चार्ज ओपन है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक गॉसियन सरफेस को सोचना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस की शक्ल कैसे होगी ये हम पर निर्भर करेगा। गॉस साहब ने बस ये बोला कि अगर चार्ज ओपन था, ओपन है, तो उसको तुम बंद करो, लेकिन बंद करने की जो कंडीशंस हैं, किस सरफेस के भीतर तुम चार्ज बंद करना चाहते हो वो हमसे नहीं पूछो, तुम्हारा जो मन करे उससे तुम इसको बंद कर दो, ठीक है। बस क्या है कि तुम्हें उसकी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि जो सरफेस आप सोचेंगे उस सरफेस को जब इंटीग्रेट करोगे तब तुम्हें इंटीग्रेशन करते समय मैथमेटिक्स आनी चाहिए उसकी। बात आ रही है समझ में? तो कुल मिला के चार्ज ओपन है, इसको बंद करना, और बंद करने के लिए हम गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा सोचें जिसकी मैथमेटिक्स हम इजीली डिराइव कर सकें। ऐसा गॉसियन सरफेस ना सोचें जिसकी मैथमेटिक्स हमको ना आती हो, ठीक है। तो हम क्या करें कि हमारे पास ये लाइन देखो, इसमें एक सिलेंडर पास करवा दो, ठीक है। जैसे ये हाथ है ना, इसमें एक हाथ को सिलेंडर ऐसे पास करवा दो। इस सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज, पूरा चार्ज तो बंद नहीं हो सकता क्योंकि साइज क्या इसका इनफाइनाइट है, बट जो सिलेंडर इससे हम पास करेंगे ना, उस सिलेंडर में कुछ चार्ज अंदर आ गया होगा। अब चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज की बात हो रही है, तो चाहे एक छोटा सा पार्ट देखोगे उसमें सिग्मा और पूरे सरफेस का सिग्मा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। डेंसिटी वर्ड जो होता है ना वो अमाउंट पर निर्भर नहीं करता, वो एक बार लिख दिया तो डिसाइड हो चुका, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तुम इसमें एक सिलेंडर पास करवा दो। सिलेंडर पास करवाने के लिए आप इसको अगर यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर भी देख लो, सिलेंडर ऐसे हमने पास किया होगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने इस पर सिलेंडर पास कर दिया, ठीक है, ऐसे। और इसको आप यहाँ पर बनाना चाहो तो आप यहाँ पर भी फिगर इसका बना सकते हो कि आपने सिलेंडर जो है ना इस सीट के आर पार आपने ऐसे एक बना दिया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के भीतर जो भी चार्ज बंद हुआ है उसका सिग्मा जो बनेगा पूरे सरफेस के सिग्मा के बराबर होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज थोड़ा कम आएगा, वो अलग चीज़ है, बाकी जो सिग्मा होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो ये बताओ कि इसमें 3 सरफेस आ गए। जब सिलेंडर हम सोचते हैं इसमें 3 सरफेस, 2 सर्कुलर होते हैं और एक कर्व। सर्कुलर सरफेस पर जो फील्ड होगी, चूँकि प्लस का चार्ज है तो प्लस का चार्ज फील्ड हमेशा कहाँ बनाएगा, किसी पॉइंट से आउटसाइड, ये फील्ड हो गई। ये सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पर भी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कहाँ पर होगी, आउटसाइड। ये सर्कुलर सरफेस, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आउटसाइड। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड। ऐसे ये कर्व सरफेस जो हमारे पास बन रहा है उसका एरिया हमने लिख लिया छोटे सेक्शन का डीए, और यहाँ पर डीए ऐसे होगा ये, और यहाँ पर भी डीए ऐसे होगा, ठीक है। 3 सरफेस है, पहला, ये दूसरा सरफेस और ये तीसरा। इन तीनों सरफेस का जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का जो सम आएगा टोटल, वो
इतने में जो चार्ज बंद हुआ ना उस चार्ज का बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो इस सरफेस का इंटीग्रेशन करना है पहले सरफेस का, तो ई इंटू डी ए क्लोज इंटीग्रेशन पहले सरफेस का प्लस ई इंटू डी ए डैश चाइल्ड, अच्छा ये भी सरफेस सर्कुलर है तो इंटू डी ए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस प्लस क्या करना है ई इंटू डी ए डैश, इसको तुम डी ए डैश चाहे लिख लो। ठीक है, ये सरफेस 3 है बराबर कितना चार्ज जो अंदर बंद हुआ और बाई में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे डॉट होता है तो डॉट का मतलब क्या होता है, हटाओगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, तो ई इंटू डी ए आप इंटीग्रेट करो तो टोटल जो सरफेस आएगा, टोटल सरफेस बनेगा ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ई इंटू ए और यहाँ पर एंगल क्या होगा इनके बीच का 0, यहाँ पर एंगल जो बना है थीटा 0 डिग्री और यहाँ पर एंगल कितना 90, थीटा क्या है 90। ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 0 प्लस ई इंटू ए डैश ई इंटू ए, ठीक है, प्लस ई इंटू ए डैश और यहाँ पर तुम्हें cos 90 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर cos 0 तो 1 बन गया तो उसको हम लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, बराबर चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट, तो इसी तो 0 हो गई, तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए बराबर चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें चार्ज का वैल्यू लिखना इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होगा बोलो, क्यू बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, एरिया वो मल्टीप्लाई करना है जितने सरफेस में चार्ज बंद हुआ है। ठीक है, कितने सरफेस में चार्ज है, पहली बात तो 2 सरफेस में कि 1 सरफेस में, 1 सरफेस में है, यहाँ पर 2 सरफेस लेकिन केवल एक ही सरफेस पर चार्ज फैला हुआ था क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। तो ए से ख़त्म कर लो, ई का वैल्यू कितना है यहाँ से देखो, ई का वैल्यू है सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड दूरी पर निर्भर नहीं कर रही, फील्ड कैसी है कांस्टेंट, ये फील्ड कैसी है कांस्टेंट फील्ड। ठीक है, और ये जो फील्ड टोटल बनेगा ना, जैसे हमारे पास सीट है, इस सीट से ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगी ना उस फील्ड का वैल्यू ई बराबर बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा जो प्लेन ऑफ सीट है ना, प्लेन ऑफ सीट के परपेंडिकुलर। प्लस चार्ज है तो आउटसाइड अगर माइनस चार्ज होता, जैसे यहाँ पर हम दोनों के डिस्कस कर लें, यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा, इसको लिख लो, और राइट हैंड साइड पॉइंट हमारा, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी ना, यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस क्या होगा डायरेक्शन रिवर्स। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो फील्ड होती है ड्यू टू सीट कैसी होती है कांस्टेंट, ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। अब इसका तुम्हें ग्राफ खींचना है तो ग्राफ भी आप खींच सकते हो फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, हालांकि डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रही है तो फाइनली आप डिस्टेंस कुछ भी लिख लो, फील्ड एक बार जो डिसाइड हो चुकी उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा फिक्स, तो फील्ड ऐसे कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, ये केस छाप लो फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, और कंडक्टिंग सीट में क्या छोटा सा चेंज आएगा और आंसर आपका आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, बस चेंज ये होगा कि यहाँ पर बाई 2 जो था ये हट जाएगा। ठीक है, इतना छापो जल्दी से। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से नॉन सब घटा करके हम इसको कंडक्टिंग सीट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, पुराना जैसा ही होगा। बस कंडक्टिंग सीट का मतलब है कि जैसे हमारे पास देखो ये जो हाथ इसमें 2 सरफेस है, एक तुमको दिख रहा होगा और एक ठीक इसके पीछे है, तो अगर कंडक्टिंग सीट वर्ड यूज़ किया गया तो इन दोनों सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोनों सरफेस, क्योंकि 2 सरफेस हैं, अगर 2 सरफेस में किसी एक सरफेस पर चार्ज होगा तो कौन सा केस आएगा, वो नॉन कंडक्टिंग का। और नॉन कंडक्टिंग की जो फील्ड होती है ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट में क्या है कि जो ये सरफेस ना तुमको सामने दिख रही है लेकिन इसके पीछे भी एक सरफेस है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर, जैसे देखो ये हाथ है ना, ये लाइन दिख रही है, इसमें केवल इस सरफेस पर हमने चार्ज बनाया है, तुमको ये दिख रहा है। अब क्या करना तुम्हें, चार्ज यहाँ पर भी बना लो। ठीक है, इसमें सारा कुछ वही रहेगा,
ठीक है, 3 सरफेस हमारे पास फिर से आएंगे। यहाँ पर जो चार्ज बंद होगा एक नहीं 2 सरफेस का, तो सिग्मा इंटू ए ना मल्टीप्लाई करके सिग्मा इंटू 2a। अब जो कैंसिल आउट होगा ए तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, साथ में 2 भी निपट जाएगा। अब जो तुम्हारे पास बचेगा फार्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड भी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये फील्ड भी कैसी कांस्टेंट है, बट जो फील्ड ये वाली ना पुरानी वाली फील्ड से डबल है। पहले क्या था बाई2, इसमें बाई2 नहीं, मतलब कि जो फील्ड है ना कंडक्टिंग सीट की फील्ड नॉन कंडक्टिंग सीट की फील्ड की डबल होती है, और दोनों फील्ड कैसे होती है फिलहाल कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब, इसको भी आप अच्छे से देख लो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में बस अंतर क्या है, एक में बाई2 होगा नॉन कंडक्टिंग में, कंडक्टिंग में बाई2 नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये दोनों के छाप लो। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलो कुछ इसमें देखो, कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 2 प्लेट हैं, और ये प्लेट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तरीका सीखना, अब इसमें नॉन कंडक्टिंग हम मान रहे हैं, आप इसमें कंडक्टिंग भी इसको मानकर कर लेना, ठीक है। दो केस हमारे पास है इसमें, ये मान लो कि प्लस सिग्मा 1 है और यहाँ पर भी प्लस सिग्मा 2 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक पे प्लस एक पे माइनस, यहाँ पर ये प्लस सिग्मा 1 मान लो इसको, और इसको माइनस का सिग्मा 2, ठीक है। चलो नॉन कंडक्टिंग की जगह पर नॉन कंडक्टिंग मान के चलते हैं इसको फिलहाल, चलो ठीक है। इसमें 3 केस हम डिस्कस करेंगे। ये 2 प्लेट है ना ऐसे रखें, ठीक है। अभी हमने सिंगल प्लेट की बात की थी, अब हमारे पास 2 प्लेट हैं ऐसे साइड बाय साइड, ठीक है। ये पॉइंट P है, एक पॉइंट इनके बीच में है, और एक पॉइंट हम बाहर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये पॉइंट P है, पॉइंट एक तो Q अंदर है, और एक पॉइंट हमारा R बाहर है, ठीक है। इसको बेस से दीवार बना लेते हैं कि हमारे पास ये 2 अलग अलग केस हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, P पॉइंट पर जो फील्ड होगी इस वाली प्लेट के लिए कहाँ पर होगी बोलो, आउटसाइड बनेगी। पहली प्लेट की फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड, क्योंकि जो सीट की फील्ड होती है ना वो सीट के जो प्लेन ऑफ सीट होता है उसके परपेंडिकुलर, या तो आउटसाइड या तो इनसाइड, डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। तो प्लस चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड क्या बन गई इसकी E1, प्लस सिग्मा 2, ये भी फील्ड कहाँ बनाएगा, आउटसाइड, ठीक है। ये दोनों फील्ड यहाँ पर ऐड हो गई। इनके बीच में जो पॉइंट है ना, ये सिग्मा 1 क्या करेगा, इस पॉइंट पर फील्ड अपने से दूर बनाएगा, ये सिग्मा 2 भी अपने से दूर बनाएगा। ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहती हैं। आर वाला जो पॉइंट हमारा देखो, आर पॉइंट पर क्या है, सिग्मा 2 दूर बनाएगा, सिग्मा 1 भी अपने से दूर बनाएगा, ठीक है। इस साइड वाले केस में देखो, सिग्मा 1 क्या करेगा, अपने से दूर बनाएगा, माइनस का चार्ज है तो ये अपनी तरफ बनाएगा, इसको E2 लिख लो, प्लस सिग्मा 1 है अपने से दूर, माइनस सिग्मा 2 अपनी तरफ। ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्लस सिग्मा 1 अपने से दूर, माइनस सिग्मा 2 अपनी तरफ। इन दोनों केस को हम साइड बाय साइड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास 2 प्लेट साइड बाय साइड रखी होती हैं, दोनों चार्ज या तो सिमिलर होगा या तो डिसिमिलर होगा। अगर सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज में प्लेटों के बाहर जो पॉइंट है यहाँ पर फील्ड 0 नहीं हो सकती। प्लेटों के बीच वाला जो पॉइंट है ना, रीजन है, यहाँ पर फील्ड 0 हो सकती है। इसमें P पर फील्ड बोलो कितना होगा, P के लिए फील्ड कितना लिखा जाए, EP कितना होगा, E1 प्लस E2, और ये जो फील्ड है ना P और R दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो बराबर ER भी लिख लो इसको। अब चूंकि नॉन कंडक्टिंग सीट हमने कहा तो EP बराबर ER बराबर क्या लिखें, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फाइनली बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। EQ पर जो पॉइंट है ना, जो Q पॉइंट हमारा, यहाँ पर जो फील्ड है ये कैंसिल आउट होना चाह रहे हैं, चूँकि अपोजिट है। इसमें कोई एक छोटा बड़ा मान लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से हमने मान लिया ज़्यादा है, तो फाइनली सिग्मा 1 ज़्यादा होने का मतलब कि E1 E2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर Q पॉइंट पर जो फील्ड होगी E1 माइनस E2 बन जाएगी। अब E1 कितना है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बोलो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो बताओ, Q पर फील्ड क्या जीरो हो सकती है? जीरो हो सकती है। जीरो होने की कंडीशन क्या, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखो EP और EQ, यहाँ पर हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी सिग्मा 1 का जो मॉड है, सिग्मा 1 का जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है। तो EP पर जो फील्ड की कहानी है पॉइंट P पर, वो पॉइंट R की फील्ड के बराबर है। तो कितना बन जाएगा बोलो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। EQ कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों केस में अंतर है कि अगर प्लेटों पर चार्ज, प्लेट्स पर चार्ज सिमिलर है तो फील्ड इनके बीच में जीरो हो सकती है, आउटसाइड द प्लेट फील्ड जीरो कभी नहीं होगी। ठीक है, डिसिमिलर चार्ज है तो आउटसाइड फील्ड जीरो हो सकती है, बट इनसाइड फील्ड जीरो नहीं हो सकती। जब कैपेसिटर तुम पढ़ोगे ना, तो कैपेसिटर का मतलब होता है कि एक प्लेट हमारे पास प्लस सिग्मा होगा, दूसरा माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर ये बात हम डिस्कस कर दे रहे हैं। फॉर कैपेसिटर प्लेट, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चीज़ दिखती है हमको, वहाँ पर एक प्लेट पर प्लस सिग्मा चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस सिग्मा। तो इन प्लेट के जो बाहर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर फील्ड कितना हो जाएगी, ज़ीरो। देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये जितना है प्लस में उतना ही माइनस में। तो सिग्मा माइनस सिग्मा, ये माइनस इसका नेचर का साइन नहीं है। यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है ना आउटसाइड में, ये जो 180 डिग्री बन रहा, इसके हिसाब से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है। ठीक है, तो आउटसाइड द प्लेट जो फील्ड होगी जीरो, बट इनके बीच का जो फील्ड होगा ना, वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब कि सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब क्या बन जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात वहाँ पर आपको बताई जाती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड होती है हमेशा कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, और उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था गॉस के एप्लीकेशंस। बाकी न्यूमेरिकल अभी आपको करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो जितने भी डेरिवेशन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से सीखिएगा। इनका रिजल्ट, इनका जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा डेरिवेशन का, वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन जो निकल के आया है, उससे जेईई में जे एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने तुम्हें। ठीक है, कुछ अलग से कहानी नहीं रहती है, सारा कॉन्सेप्ट ही रहता है। बस क्या है कि अप्रोच थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, अप्रोच जो लेवल का होता है थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा और अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए, है ना। चलिए, थैंक यू।